नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर इंसान का अभिन्न अंग बना इंटरनेट साइबर अपराधियों के लिए खास हथियार बन गया है। साइबर अपराधियों ने इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा तिलिस्म बना लिया है जहां शिकारी पलक झपकते ही शिकार कर लेते हैं और सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक साइबर फ्रॉड या साइबर हैकर जो है रोजाना औसतन 4 लाख नई मलिशियस फाइल्स बांटते हैं। कैस्परस्की के सुरक्षा सिस्टम्स ने पिछले 10 महीनों में हर दिन बांटे गए औसतन 4 लाख नई खतरनाक फाइलों की खोज की है। आपको बता दें कि ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैस्परस्की के एक्सपर्ट्स ने 2022 में विंडोज की मशीनों पर हमला करने वाली लगभग 3,20,000 मलिशियस फाइल्स की खोज की है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2022 में हर दिन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को टारगेट करने वाली मलिशियस फाइल्स की हिस्सेदारी में 10% का इजाफा देखा गया है। ये आंकड़ा बताता है कि कैसे हम साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स या हैकर के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो आज के इस शो का मकसद क्या है और इस शो के जरिए हम ऐसे कौन से अहम सवाल है जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। उसके बाद मिलवाएंगे आपको हमारे आज के मेहमानों से। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है साइबर अपराधियों का ये तिलिस्म, आखिरकार कितने सुरक्षित हैं हम, इंटरनेट कैसे बना साइबर अपराधियों के लिए हथियार। हर दिन भेजी जाती हैं 4 लाख खतरनाक फाइलें। विंडोज यूजर्स पर सबसे ज़्यादा खतरा क्यों है, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आपको इससे बचना चाहिए। हमारे खास मेहमान भी इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सासी इन्फोटेक के डायरेक्टर मनीष बुलिया, बिस्प्रोली के सीईओ अरुण मिश्रा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शुभम सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मैं इससे पहले कि बारीकी में जाऊं और इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करूं, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमें आसान भाषा में समझना होगा। तो अरुण, मुझे ये बताएं, मिलिशियस फाइल्स जब हम कहते हैं इसको हम आसान भाषा में किस तरह से समझ सकते हैं? क्या होती है मिलिशियस फाइल्स और किसके पास होती है? क्या आम यूजर के पास होती है या केवल हैकर्स के पास होती है? किन फाइल्स की हम बात कर रहे हैं? थैंक्स कविता। जो मेलिशियस फाइल्स होती हैं वो हम उसे आम भाषा में वायरस ही कह सकते हैं। ये हमारे पास, ये हैकर्स के पास होती हैं और हमारे पास आइदर डाउनलोड जब हम कुछ करते हैं उसके थ्रू, या हमारे पास जो ईमेल्स आती हैं उसके थ्रू, या कई बार हम कुछ सॉफ्टवेयर जो खरीदते हैं उसके थ्रू भी ये फाइल्स हमारे पास आती हैं। एंड ये फाइल्स आपको नॉर्मल फाइल्स की तरह दिखेंगी, बट जब हम इस फाइल को चलाते हैं और ओपन करते हैं तो इसमें अटैच्ड वायरस आपके सिस्टम पे फैलते हैं और वो फिर आपके सिस्टम की सारी चीज़ों को इनक्रिप्ट, आपके सिस्टम की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इनक्रिप्ट करते हैं, उनको मूव करते हैं, कई बार उनको डिलीट कर देते हैं और फिर आपके पास एक रैंसम मेल आती है कि आप ये पैसा पे करें तो फिर हम इसको डिक्रिप्ट कर देंगे और या वापस ये फाइल आपको सही जगह पे मूव कर देंगे। तो हमारे एक आम भाषा में ये एक जस्ट एक वायरस फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है जिसमें वायरस अटैच होता है। ऑलराइट, तो ऐसी फाइल जिनके साथ वायरस अटैच होता है और इनको हम बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स भी कह सकते हैं। मनीष, आपसे अब इस रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहती हूँ। जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये वाकई चौंकाने वाली है या जस्ट बिकॉज ये रिपोर्ट हुई है और इसीलिए हमें इसके बारे में पता चला है, वरना इस जैसी तो बहुत सारी फाइल्स हैं जो घूम रही हैं और शायद लोगों को पता भी नहीं है कि वो किस तरह से हैक हो रहे हैं। मनीष जी, ये नंबर्स काफी चौंकाने वाले हैं क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 4 लाख नंबर्स हम लोग पहुंचने वाले हैं और अभी डे बाय डे इंटरनेट का इतना यूज हो गया है और अवेयरनेस इतनी नहीं है सिक्योरिटी को लेके, तो ये नंबर काफी मल्टीप्लाई होने वाला है आने वाले टाइम में। और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि हम 500,000 की बात करेंगे सेम टाइम पर, कि इतनी फाइल्स डेली स्कैनिंग हो रही है, जो मालवेयर्स है वो यूजर्स के सिस्टम में इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी साइबर सिक्योरिटी को लेके, तब तक ये नंबर्स डे बाय डे काफी इंक्रीज होने ही वाले हैं। और इसको रिड्यूस करने का यही तरीका है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और ये नंबर्स को मतलब तभी कम किए जा सकते हैं, अदरवाइज ये नंबर्स बहुत बढ़ने वाले हैं।
अब अरुण, थोड़ा सा जिस मलिशियस फाइल्स को जारी करने की हम बात कह रहे हैं और जो रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया है, इस पूरे घटना को हम समझते हैं कि ये कैसे होता है और कैसे विंडोज़ को टारगेट किया जा रहा है, एंड्रॉयड गैजेट्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बेसिकली विक्टिम की ओर टारगेट कैसे की जाती हैं? ओके सो जब जैसे आपने कहा कि ये कविता की विंडोज और एंड्रॉइड को टारगेट किया जाता है, क्योंकि विंडोज और एंड्रॉइड के ही सबसे ज्यादा यूजर हैं। और जो आम यूजर होते हैं वो या तो विंडोज पे हैं जब अपना लैपटॉप यूज करते हैं, या फिर एंड्रॉइड डिवाइस एज ए फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास हर दिन मेल आती है बहुत लोगों से, और जिसमें बहुत सारी काम की मेल होती हैं, बट बहुत सारी मेल्स ऐसे होती हैं जो लगती काम की मेल हैं, बट उसमें ऐसी फाइल्स अटैच होती हैं और उसका सब्जेक्ट ऐसा होता है, उसके बॉडी कंटेंट ऐसा होता है उस मेल में जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अनजाने में उन फाइल्स को ओपन करते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पे या अपने विंडो लैपटॉप पे, उसको सेव करते हैं। और जब हम उस फाइल को खोलते हैं उसमें वायरस अटैच होता है, उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं जो आपके सिस्टम पे रन करने लगते हैं। और जैसे ही एक बार इस फाइल आपके सिस्टम पे आता है, ये वायरस बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमें समझने की जरूरत है। एक नॉर्मल वायरस हुआ और एक को हम वॉर्म बोलते हैं, जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है आपके सिस्टम पे। तो जैसे ही ये फाइल्स हमारे सिस्टम पे आते हैं, ये खुद को रेप्लिकेट कई बार करना शुरू करते हैं, और फिर आपके सिस्टम पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जो जनरली हम सर्वर को टारगेट करते हैं, जब ये तो सर्वर पे जितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको ये डिक्रिप्ट कर देते हैं, उनको इनक्रिप्ट करते हैं। और फिर जिसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी किसी चीज को हम इनक्रिप्ट करते हैं तो एक की के थ्रू इनक्रिप्ट करते हैं, और वो आपके पास की नहीं होती है, वो केवल इन रैंसम वेयर अटैक करने वालों के पास होती है, हैकर्स के पास होती है। तो वो इनक्रिप्ट करते हैं। कई बार जब वो इनक्रिप्ट नहीं कर पाते हैं तो उस फाइल को मूव कर देते हैं। कई बार इनक्रिप्ट करने के बाद भी उस फाइल की लोकेशन बदल देते हैं आपके लैपटॉप पे और आपके फोन पे, आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे, तो आपको वो फाइल मिलती नहीं है, और कई बार उनका नाम भी बदल देते हैं। तो जब जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं, ओवरऑल आपका सिस्टम चलना बंद हो जाता है। कई बार आपका सिस्टम चल रहा होता है बट आपके सॉफ्टवेयर चलने बंद हो जाते हैं, और फिर आप परेशान होते हैं। तो 2022 में ही कोस्टारिका एक कंट्री है जिसपे ये साइबर रैंसमवेयर अटैक हुए। उस कंट्री के फिनेंशियल सिस्टम को उन्होंने ऐसा पैरालाइज किया कि पूरी की पूरी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। तो ये इस लेवल की ये अटैक्स हो सकते हैं किसी भी सर्वर पे, जब उनका वो पहुंच जाते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट मशीन पे जब वो पहुंच जाते हैं, तो वो उन मशीन की जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरनल इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उनको वो बदल देते हैं। और बदलने के बाद आपके जो ईमेल आईडीज होती हैं, आपका फोन होता है, आपका एसएमएस होता है, वहां आपको वो अप्रोच करते हैं कि आप या तो हमसे ये इसको वापस डिक्रिप्ट करवा लें, कुछ पे करें। कई बार वो पे बिटकॉइंस में करवाते हैं, कई बार वो नॉर्मल पेमेंट होती है, एंड वो पे करने के बाद फिर आपको वो डिक्रिप्ट करते हैं उन फाइल्स को, या आपको ओवरऑल की देते हैं सो आप उसको खुद डिक्रिप्ट कर सके। तो ये है ओवरऑल ये सिस्टम जिसके थ्रू रैंसमवेयर अटैक करने वाले पैसे बनाते हैं। बट ये जब हमारे जैसे लोगों के सिस्टम पे अटैक होता है तो पैसा कमाना एक मोटिव होता है, बट जब ये किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे एम्स पे अभी अटैक हुआ, या फिर किसी कंट्री पे जैसे कोस्टारिका की बात हमने कही, तो केवल पैसा कमाना एक नहीं होता है, उनकी ओवरऑल सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको हाईलाइट करने का एक मकसद होता है। हम एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी भी इस टाइप के अटैक अपने सॉफ्टवेयर पे करते हैं, जस्ट टू चेक कि वो सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है। आज वही चीज सॉफ्टवेयर, ये अटैक, इसको एक सर्विस के रूप में भी अवेलेबल है, जिसको मालवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। तो जब मालवेयर एज ए सर्विस अवेलेबल है, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अवेलेबल है, वैसे मालवेयर एज ए सर्विस अवेलेबल है। उस पे कोई भी दुनिया का आदमी, कोई बच्चा भी उस मालवेयर एज ए सर्विस को यूज करके कहीं भी साइबर अटैक कर सकता है, कहीं भी ये फाइल्स भेज सकता है किसी भी सिस्टम पे, और फिर उस सिस्टम पे अगर उस फाइल्स को यूज करते हैं हम, तो वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है उस सिस्टम पे। और कई बार वो हमें बहुत ही जेन्युइन फाइल लगता है, जिसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, बहुत जेन्युइन फाइल दिखते हैं, बट उसके बाद जैसे ही वो हमारे सिस्टम पे आता है, आपके बिना जाने आपके सिस्टम की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को वो डिक्रिप्ट करके डिलीट करते हैं या मूव करते हैं। ये उनका ओवरऑल तरीका है, और फिर उसके बदले में आपसे वो रैंसम मांगते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक्स।
ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं रैंसमवेयर अटैक करने का ही एक तरीका है। शुभम सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शुभम, यहाँ पर अरुण ने वैसे काफ़ी विस्तार से हमको समझा दिया कि ये मैलिशियस फाइल्स और रैंसमवेयर अटैक कैसे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपसे वो रेड फ्लैग समझना चाहती हूँ। कैसे आप भाप पाएँ अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई अटैक हो गया है, अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो तुरंत ही आपके जो गैजेट की ऑपरेशंस है वो बदल जाएंगे और आपसे मांग भी की जाएगी रैंसम की, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि लोगों में वो अलर्टनेस हो, उन्हें पता हो कि वो रेड फ्लैग्स क्या है, जिसके ज़रिए अगर वो बच पाए तो बच सके समय रहते। जी, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक होते ही फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाते हैं, और सिर्फ रैंसमवेयर ही नहीं, मालवेयर्स में बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते हैं जिससे कि आपके फाइल्स हैक हो जाते हैं रिमोटली, जैसे जिसे कहते हैं रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। उसके थ्रू आपके पूरे सिस्टम्स के फाइल हैक होके दूसरे हैकर के सर्वर पे चले जाते हैं और उसके मिसयूज होते हैं। या रैंसमवेयर अटैक हुआ तो आपका फर्स्ट इम्पैक्ट होना चाहिए कि आइसोलेट किया जाए आपका जो भी डेटाबेस, वनरेबल जो भी फाइल्स हो चुके हैं जिसमें लूप होल जैसे ही मिला है सिस्टम में, उसके बाद वो फाइल्स का इमीडिएटली आप एक बैकअप ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके सिस्टम को आप अप टू डेट रखिए, और कोई भी ऐसे रैंसमवेयर जैसे भी जो इन लिंक होते हैं आपको ईमेल के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको लिंक आते हैं, और आजकल बहुत लोग ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें ये बाइंड होता है। बाइंड करने के बाद हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि ये जो मालवेयर है वो पूरे डेटाबेस को एनक्रिप्ट कर देगा। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अप टू डेट रखिए आपके सिस्टम को। सेकंड, कोई भी ऐसे अननोन लिंक्स या अटैचमेंट आप ना डाउनलोड करिए। और बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे गूगल चेकर मालवेयर एंड virusportal.com, वहां से आप फाइल्स एनालाइज कर सकते हैं। और आप कोई भी लिंक आपको लग रहा है ये सस्पिशियस है, आप उस वेबसाइट पे जाके आप एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि ये सच में कोई लाइक मालवेयर है या फिर कोई ओरिजिनल फाइल्स हैं, वहां से वो आपको डिटेक्ट हो जाएगा। थर्ड चीज की, कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो वो ऑफिशियल सोर्स से करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, और जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, XYZ कंपनीज के हो गए कि आपको ये फ्री में सब्सक्रिप्शन है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं जो इंस्टेंट डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो कोई भी ऐसे सस्पिशियस फाइल्स या लिंक्स पे क्लिक ना किया जाए, और आप अपने सिस्टम को मालवेयर बाइट्स या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो एंटी मालवेयर्स है उसको यूज किया जाए और अप टू डेट रखे सिस्टम, जिससे कि आपके साथ कोई भी ऐसे रैंसमवेयर अटैक या कोई भी ऐसे हैकिंग के इंसिडेंट नहीं होंगे। थोड़ा सा एम्स के अटैक को समझना चाहते हैं। अगर ये भी एक रैंसमवेयर है तो ये किस तरह से हुआ, जरा इसके बारे में बताएं। रैंसमवेयर अब अरुण, या जो अभी एम्स पे अटैक हुआ है कविता, वो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि उनका सॉफ्टवेयर बहुत ही पुराना था। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो काफी पुराना था, और उनका ओवरऑल सर्वर जो इन प्रेमाइज सर्वर था और उसकी इंटरनल टीम ही उसको मैनेज कर रही थी। तो उस सर्वर पे जैसे ही किसी ने ये मैलिशियस फाइल खोली होगी या किसी ने कोई अनवेरिफाइड सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, वहां से वो वायरस आया होगा सबसे पहले, एंड देन उसने एम्स के सारे डेटाबेस को एनक्रिप्ट कर दिया। एक चीज बहुत जानने की जरूरत है यहाँ पे कि हमारे जैसे लोगों पे जब ये साइबर अटैक होता है तो अमाउंट ऑफ जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम होता है, बट जब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है, अटैक होता है, तो इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है और उसको संभालने के बहुत तरीके हैं। जैसे रियल टाइम बैकअप होना चाहिए था, रियल टाइम रेप्लिकेशन होना चाहिए था। अगर दूसरे सर्वर पे बैकअप हो रियल टाइम, और जब जिस समय ये अटैक हुआ उससे पहले का बैकअप अगर हमारे पास होता तो एम्स का कंप्लीट सिस्टम एक दिन के अंदर वापस अप किया जा सकता था। हमारी जैसी कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी उसको एक दिन के अंदर वापस चला सकती थी। और रियल टाइम रेप्लिकेशन भी ये होता है जब आपके सिस्टम पे कभी अटैक हो और हमारा एक सिस्टम अगर डाउन होता है तो रियल टाइम आपका जो वेबसाइट होती है या आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो दूसरे सर्वर पे खुद ब खुद रिडायरेक्ट हो जाती है।
तो ये सारी चीजें एम्स ने नहीं कर रखी थी। तो और ये इसलिए अटैक इतना बड़ा हुआ, और अभी तक 23 को ये अटैक हुआ है और हम आज भी इम्पैक्ट झेल रहे हैं, और अभी भी ये पता नहीं चला है कि ये अटैक क्यों हुआ, कहाँ से हुआ है। तो ये सारी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपना इन प्रेमाइस सर्वर हो या क्लाउड सर्वर है, उसकी हार्डनिंग की जाती है। देयर इज ए टर्म सर्वर हार्डनिंग। तो हमें अपने सर्वर को हार्डनिंग करनी होती है। एक टर्म है, जो दिखता नहीं है उस पर अटैक नहीं होता है, जो दिखता नहीं है आप उसको बचाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे सर्वर को नहीं दिखे, इसके लिए सर्वर के पोर्ट्स को डिसेबल करने की जरूरत होती है। और वो हमें इस टाइप के इंपॉर्टेंट सर्वर्स पे सर्वर हार्डनिंग करनी चाहिए। हमें उस पर पहले से ब्रूट फोर्स अटैक करके पता करना चाहिए कि वो सर्वर कितना वल्नरेबल है, जो कि आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ब्रूट फोर्स अटैक अपने सर्वर्स पे करवा रहे हैं। वो हमें पहले करनी चाहिए, सर्वर हार्डनिंग करनी चाहिए, रियल टाइम बैकअप होना चाहिए, रियल टाइम राउटिंग रिप्लिकेशन दूसरे सर्वर्स पे होना चाहिए, सो दैट इस टाइप के अटैक हो भी तो भी हमारा सिस्टम पैरालाइज ना हो, कोस्टा रिका वाली नौबत नहीं आए जहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ गई। अच्छा, तो यहाँ पर मनीष, डेटा के साथ किया क्या जाता है? ये अटैक्स करने के बाद जैसे कि हम तमाम खबरों में पढ़ते हैं कि आपका डेटा डार्क वेब में बेचा जाता है या आप ही को रैंसमवेयर आप ही से मांग की जाती है। किस तरह से खतरनाक तरीके से आपका डेटा का इस्तेमाल होता है? डेटा मतलब काफी फॉर्म्स में होता है, जैसे कभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, जिससे हमारी सारी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। हमारे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो गए, फेसबुक पर हम जैसे हम साइबर मतलब हमारी आईडी हैक हो जाती है। तो मतलब काफी तरह से हमारा जो पर्सनल लाइफ है ना, वो हमारा पूरा डेटा रिवील हो जाता है। तो जैसे हमारी क्या एक्टिविटीज हो रही है डिवाइसेस में, या हमने कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो ये जितनी भी तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा डेटा बेसिकली लीक हो जाता है और फिर इसको आगे सेल किया जाता है या फिर इसका मिसयूज किया जाता है। ऑलराइट, चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा एहतियातन चीज़ें आपको क्या क्या बरतनी चाहिए। वैसे तो हमारे तीनों पैनलिस्टों ने कहा ही है कि किस तरह से आपको बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल बात रैंसमवेयर अटैक की नहीं हो रही है शुभम। हम तमाम तरह के साइबर सिक्योरिटी इश्यूज देख रहे हैं। एम्स की ही बात नहीं है, बड़े बड़े संस्था, इनफैक्ट बैंक्स की भी अगर हम बात करें, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हद तक मुस्तैदी से उन्हें काम करना चाहिए, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के लीक्स हो रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न सामने आ रहे हैं। सवाल आपसे यही होगा कि क्या हम अभी तक इस बात की गंभीरता को समझ में नहीं पाए हैं और इसीलिए हमने कोई कदम नहीं उठाया है? नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनके सर्वर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिनके फायरवॉल स्ट्रॉन्ग है, पर अब जो वायरस आते हैं, जो भी रैंसमवेयर आते हैं, उनके जो सिग्नेचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये डिटेक्ट होता है कि ये किस तरीके का वायरस है, मालवेयर है, वो सिग्नेचर चेंज करते होते हैं। नए नए तरीके से नए डेवलपमेंट होते हैं ऐसे मालवेयर्स के, और उसके थ्रू ये हैकिंग अटेम्प्ट की जाती है, ये अटैक्स अटेम्प्ट किए जाते हैं। और ये सिर्फ रैंसमवेयर ही नहीं, काफी इंडिविजुअल, जैसे कि डेली यूज हम यूज करते हैं, मोबाइल्स में भी काफी ऐसे रैट होते हैं जो कि जिसके थ्रू हमारा डिवाइस पूरे हैक हो सकते हैं। हमारे जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, प्राइवेट डेटा है, वो हैकर्स के पास चले जा सकता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं देख के कि हाँ ये रैंडम, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बैन हुए हैं प्ले स्टोर से भी कि ये डेटा थेफ्ट कर रहे हैं, ये हमारे डेटा को मिसयूज कर रहे हैं कहीं पे। सो आपको बहुत ज्यादा ही सिक्योर रहना है, ये सब चीजों से अवेयर करके कि आप जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रहे हो या जहां कोई भी वेबसाइट पे अपने क्रेडेंशियल्स दे रहे हो, वो वेबसाइट्स आपके मिसयूज तो नहीं हो रही है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सब चीजों से अपडेट लेके ही सिक्योर किया जा सकता है खुद को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस चर्चा को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं अरुण, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का अटैक हो गया हो तो इसकी रिपोर्टिंग कहाँ पर की जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे करना चाहिए?
ओके। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी हुआ हो तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा साइबर फ्रॉड सेल होती है, हमें सबसे पहले वहाँ पे इसको रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो उसको रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें, वो साइबर अटैक कहाँ से हुआ है ये पता कर सकें और आपको हेल्प कर सकें इस साइबर अटैक से बचने के लिए। बट उसके साथ-साथ ही हमें किसी टेक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि साइबर अटैक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है डेटा थेफ्ट एंड डेटा सिक्योरिटी। और जब तक गवर्नमेंट एजेंसियां हरकत में आती हैं, उससे पहले आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी लेवल पे भी ऐसे साइबर एक्सपर्ट रखने चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है ऐसे साइबर, और या आप पर्सनल आप खुद साइबर एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको किसी टेक एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और आपको अपना डेटा तुरंत किसी न किसी और डिवाइस पे सेव करना चाहिए, और केवल वही डेटा जो जरूरत हो, क्योंकि जो ये ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, जो ये वॉर्म्स होते हैं, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं और आपके डेटा के साथ भी ये दूसरे मशीन पे भी जा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको, जो शुभम ने भी बताया, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और आपका सर्वर, आपकी मशीन किसी नेटवर्क पे है, सबसे पहले उस मशीन को आइसोलेट करने की जरूरत होती है। जैसे हम कोविड में हम खुद को आइसोलेट करते थे, हमें उस मशीन को आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि उससे लिंक किसी भी मशीन पे ये वॉर्म्स ना जाएं, वायरसेस ना जाएं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो अटैक होता है, वो केवल उस सर्वर पे डायरेक्ट अटैक नहीं होता है, उससे लिंक्ड सर्वर्स जो होते हैं, उससे लिंक्ड मशीन्स जो होती हैं, वहां ये पहले आते हैं, जो यूएसबी ड्राइव्स होती हैं वहां पहले आते हैं और फिर उन सर्वर्स पे जाते हैं। तो हमें भी ये देखने की जरूरत है कि जब हम पे अटैक हो, जब हमारा डेटा इस टाइप कंप्रोमाइज हो गया हो, तो हम सबसे पहले खुद की मशीन को आइसोलेट करें, उस सिस्टम को किसी और सिस्टम से कनेक्ट ना करें, उसको एक नए यूएसबी ड्राइव में उसका डेटा कॉपी करें और फिर तब उसको किसी साइबर एक्सपर्ट के पास जाके उसको डिक्रिप्ट कराने की कोशिश करें। और हमारे पास अगर कोई कम्युनिकेशन आता है किसी रैंसमवेयर, किसी हैकर से, तो हमें उसकी भी रिपोर्ट तुरंत साइबर सेल में करनी चाहिए, सो दैट वो ईमेल को ट्रैक कर सकें। ऑल्दो ऐसे ईमेल को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस बदलते रहते हैं, नाइजीरिया जैसी कंट्रियों से बहुत ज्यादा अटैक होता है, तो हमें ये हमारी कंट्री के जुरिडिक्शन से भी बाहर होता है, बट फिर भी आपको साइबर सेल में अप्रोच करना चाहिए, सो दैट वो ट्रैक कर सकें और आपका डेटा सिक्योर कर सकें, करने में मदद कर सकें। एंड देन हमें ये भी देखने की जरूरत है कि अगर हमारा डेटा बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो फिर हमें ऐसे अटैक्स को, ऐसे हैकर्स को बहुत इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पहला काम, हम कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए, चाहे वो हमारे फोटोग्राफ्स हों, चाहे हमारी छोटी बेसिक डिटेल्स हों, उसके लिए भी हम ऐसे रैंसम पे करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो आइसोलेशन बिफोर अटैक, यू शुड बी ट्रेन्ड, यू शुड नॉट यूज, ऐसी कोई चीज नहीं हमें यूज करनी चाहिए, बट आफ्टर अटैक आइसोलेशन, साइबर सेल में रिपोर्टिंग एंड किसी टेक एक्सपर्ट से मदद, यही 3 चीज हमें सबसे पहले कर सकते हैं। ऑलराइट मनीष, अब ये मुझे बताएं कि अपने गैजेट्स में एक एंटीवायरस जैसी चीज़ डाउनलोड करना, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि देखिए पहले आप एंटीवायरस अपने फ़ोन में जो है वो डाउनलोड करवा लीजिए, क्या ये वाकई डाउनलोड करवा के कोई फ़ायदा होता है? जी, इससे काफ़ी फ़ायदा तो होता है। जैसे हम लोग जो मैलिशियस फाइल्स होती है, वो फर्स्ट लेवल पर ही डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा एंटीवायरस या जो भी सिक्योरिटी ऐप है, वो अगर लेटेस्ट और अपडेटेड रहेगा, तो ये जो भी मैलिशियस फाइल्स है, वो फर्स्ट लेवल पे डिटेक्ट हो जाएगी। और जैसे फेक पॉपअप्स आते हैं, एड्स आती है, जो हमारे डिवाइस को स्लो करते हैं, ये सारी जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती है, वो काफ़ी हद तक बच जाएगी। और इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे डिवाइस को सिक्योर करने के लिए, जैसे ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर देना चाहिए, पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, पासकोड रखना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए एंड बायोमेट्रिक का यूज़ करना चाहिए, सिक्योर ऐप का यूज़ करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग मैलिशियस फाइल्स को हमारे सिस्टम में इंजेक्ट होने से बचा सकते हैं। एंड ये हमारे फ़ोन और हमारे डेटा को सेफ रखेगा, अगर हम ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। ऑलराइट, लेकिन शुभम, सवाल ये है कि हमें कहाँ कहाँ पर कितना कितना ध्यान रखना होगा? हम लोग तो तमाम तरह के गैजेट्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़िंदगी तो ऑनलाइन और गैजेट्स के बगैर अधूरी ही है। तो अब एक आपने एंटीवायरस डाउनलोड कर दिया, बाकी तमाम चीज़ें तो आप लोगों ने समझाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अब ऑनलाइन हो चुकी है पूरी तरह से। आप अब बैंकिंग की बात कीजिए, आप शॉपिंग की बात कीजिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आप ऑनलाइन कर रहे हैं। और एक तरफ हैकर्स हैं जो नए नए तरीके
लिए इजाद कर रहे हैं, लोगों को विक्टिम बनाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए। अगर हम एक अवेयरनेस की बात करें, क्या ज़रूरी होगा इस तरह के डैमेज कंट्रोल के कदम उठाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या अवेयरनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या आपके मुताबिक दोनों ही इम्पोर्टेंट है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अवेयरनेस होगा तो कोई एक बार इंसान को अवेयरनेस हो चुका है कि हाँ हमें अप टू डेट रहना है, हमें एंटीवायरस डाउनलोड कर रखना है। और एंटीवायरस ही नहीं, अब अपडेटेड बहुत सारी चीजें आई है जो एंटी मालवेयर है, जो स्पेसिफिक बनाई गई है जैसे रैंसमवेयर अटैक्स के लिए कि उससे डिफेंड हो वो। तो काफी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो यूज करती ही है कुछ टूल्स जिससे कि ये ऐसे अटैक्स ना हो पाए रैंसमवेयर जैसे। और इंडिविजुअली जो हम डेली लाइफ में सोशल मीडिया या हम नेट बैंकिंग, ये सब हम एक्टिविटीज जो हमारे मोबाइल पे करते हैं, वो हमें ऐसे पब्लिक वाईफाई या ओपन वाईफाई पे नहीं करना है। उसे हमें अपने सिक्योर नेटवर्क पे या मोबाइल डेटा पे ही यूज करना है। और दूसरी चीज की हमें ये सेफली करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह हमें एनेबल करना है। काफी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक होता है तो हमारे काफी डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन तो, कि जो एनक्रिप्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास डिक्रिप्शन की नहीं होते। तो आप डिजी लॉकर है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जहां पे आप सिक्योरली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर रख सकते हैं और आपके जो भी डेटा है वो सिक्योर रख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो दोनों है, अवेयरनेस प्लस आपको अप टू डेट रहना है विथ ऑल सिक्योरिटी जो भी अप टू डेट है उसके हिसाब से। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ हमने आपको बताया कि किस तरह से हैकिंग से आप बच सकते हैं, और ख़ासतौर से जो हमने मुद्दा उठाया मैलिशियस फाइल्स भेजकर जो रैंसमवेयर अटैक किया जाता है उससे आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह के हैक्स का इजाद हो रहा है उसमें कोई भी कभी भी हैकिंग का शिकार हो सकता है। इसीलिए जैसे कि हमारे पैनलिस्टों ने भी समझाया कि आपको सावधान रहना है, बचने के कदम खुद उठाने हैं और खुद सजग रहना है, सतर्क रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।